पुराने शहर के बीचों बीच एक हवेली थी, जिसकी ऊंची दीवारें और भारी फाटक दूर से ही उसकी शान बयान करते थे। लोग उसे नवाब मंजिल कहते थे। इसी हवेली से जुड़ा था एक ऐसा स्वाद जिसके किस्से पूरे शहर में मशहूर थे। शाही मटन। कहा जाता था कि जिसने एक बार नवाब मंजिल का शाही मटन चख लिया, वह किसी और जगह का मटन दोबारा पसंद नहीं करता। इस शाही रसोई का मालिक था नवाब सलीमुद्दीन खान। रुतबे वाला चेहरा, रेशमी अचकन और आंखों में वही ठहराव जो सिर्फ सत्ताधारी लोगों में होता है। लेकिन नवाब की असली ताकत उसका पैसा या हवेली नहीं थी, बल्कि उसका रसोइया। उस रसोइये का नाम था हबीब। हबीब उम्र में 50 के पार, कम बोलने वाला, लेकिन हाथों में जादू। वह मटन को ऐसे पकाता कि मसालों की खुशबू हवेली की दीवारों से बाहर निकलकर गली तक पहुंच जाती। हर शुक्रवार को नवाब की दावत होती। शहर के बड़े लोग, अफसर, व्यापारी सब शाही मटन के दीवाने थे। एक दिन किसी मेहमान ने हंसते हुए कहा, नवाब साहब, आपके शाही मटन में कोई राज जरूर है। नवाब मुस्कराए। राज है, उन्होंने कहा, लेकिन रसोई से बाहर नहीं जाता। हबीब ने यह सुना और चुपचाप काम में लगा रहा। वह जानता था यह राज सिर्फ मसालों का नहीं है। हबीब कभी नवाब की तरह नहीं रहा। उसका बचपन भूख और तंगी में बीता था। उसने सड़कों पर रहकर सीखा था कि स्वाद से पहले जरूरी है इंसाफ। वह हमेशा कहता, मटन वही अच्छा जो सबको बराबर मिले। लेकिन नवाब मंजिल में बराबरी की कोई जगह नहीं थी। एक दिन रसोई में एक नया लड़का आया। आदिल। आदिल दुबला-पतला, तेज नजर वाला और सीखने को बेचैन। वह दूर गांव से आया था, रोजगार की तलाश में। हबीब ने उसे काम सिखाना शुरू किया। मटन धोना, मसाले पीसना, आंच पहचानना। ध्यान रखना, हबीब ने कहा, मटन को जल्दी नहीं पकाते, सब्र चाहिए। आदिल ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में सवाल थे। एक शाम आदिल ने हिम्मत करके पूछा, उस्ताद, लोग कहते हैं शाही मटन का कोई गुप्त मसाला है? हबीब हल्का सा मुस्कराया, मसाला नहीं, नियत। आदिल को बात समझ नहीं आई। उसी रात नवाब मंजिल में एक बड़ी दावत थी। मेहमानों की गाड़ियों से आंगन भर गया। रसोई में हड़बड़ी थी। हबीब ने मटन चढ़ाया। मसाले धीरे धीरे डाले। खुशबू फैल गई। नवाब ने कौर मुंह में रखते ही आंखें बंद कर लीं। आज स्वाद कुछ अलग है। हबीब चौंक गया। कमी रह गई हुजूर। नवाब ने मुस्कराकर कहा, नहीं, आज राज और गहरा है। लेकिन उसी दावत में एक घटना हुई। रसोई के पीछे काम करने वाले कुछ नौकरों को बचा हुआ मटन नहीं दिया गया। नवाब का हुक्म था, सब कुत्तों को दे दो। आदिल ने यह देखा तो उसका मन कसैला हो गया। उस्ताद, उसने धीरे से कहा, ये ठीक नहीं। हबीब ने आह भरी। रसोई में काम करो आदिल। सवाल बाद में। लेकिन आदिल की आंखों में बगावत की चिंगारी जल चुकी थी। अगले दिन शहर में एक नई चर्चा शुरू हुई। नवाब मंजिल के पास एक छोटा सा ढाबा खुला है। कहते थे वहां मिलने वाला मटन भी कुछ कुछ शाही मटन जैसा है। नवाब को यह खबर मिली तो उसका चेहरा सख्त हो गया। बिना इजाजत मेरा स्वाद? उसने हबीब को बुलाया। किसी ने राज चुराया है, नवाब ने कहा। और अगर ऐसा हुआ तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। हबीब ने सिर झुका लिया, लेकिन उसका दिल कांप उठा, क्योंकि वह जानता था शाही मटन का असली राज अब बाहर निकलने वाला है।
नवाब सलीमुद्दीन खान की आंखों में उस दिन अजीब सी बेचैनी थी। हवेली के दीवान खाने में बैठकर वह बार बार वही बात दोहरा रहे थे, मेरा स्वाद कोई चुरा नहीं सकता। लेकिन शहर की गलियों में चर्चा थमने का नाम नहीं ले रही थी। लोग कह रहे थे कि नवाब मंजिल के पास खुले नए ढाबे में मिलने वाला मटन शाही मटन की याद दिलाता है। फर्क बस इतना था कि वहां अमीर गरीब का भेद नहीं था। उस ढाबे का नाम था बराबरी का मटन। नवाब को नाम ही चुभ गया। उन्होंने अपने खास आदमी करीम को बुलाया। जाओ, नवाब ने हुक्म दिया। देखो ये ढाबा कौन चला रहा है। करीम शाम ढलते ही ढाबे पर पहुंचा। छोटा सा चूल्हा, टीन की छत और सामने तख्ती। अंदर एक नौजवान मटन चलाता दिखा, आदिल। करीम चौंक गया। ये तो वही लड़का है, हबीब का शागिर्द। उसने एक प्लेट मटन मंगवाई। स्वाद लेते ही उसकी भौहें तन गईं। मसाले वही हैं, लेकिन कुछ अलग भी है। करीम लौटकर नवाब के सामने खड़ा हुआ। हुजूर, ढाबा आदिल नाम का लड़का चला रहा है, हबीब का शागिर्द। नवाब की आंखें सख्त हो गईं। तो शक सही था। उधर हबीब को भी खबर मिल चुकी थी कि नवाब को सब पता चल गया है। उस रात वह रसोई में देर तक अकेला बैठा रहा। उबलते देगचे को देखता रहा, जैसे अपनी जिंदगी को देख रहा हो। आदिल डरते डरते उससे मिलने आया। उस्ताद, अगर आपने कहा होता तो मैं ढाबा नहीं खोलता। हबीब ने गहरी सांस ली। मैंने तुम्हें स्वाद सिखाया था, गुलामी नहीं। आदिल की आंखें भर आईं। अगले दिन नवाब ने आदिल को हवेली बुलवाया। आदिल कांपते कदमों से दीवान खाने में पहुंचा। तुम्हें पता है, नवाब ने ठंडी आवाज में कहा, शाही रसोई के राज बाहर ले जाना गुनाह है। आदिल ने सिर झुकाया। हुजूर, मैंने कोई मसाला नहीं चुराया। मैंने बस वही पकाया जो उस्ताद ने सिखाया, इंसाफ के साथ। नवाब हंसे। इंसाफ? शाही स्वाद इंसाफ से नहीं, हुक्म से चलता है। उन्होंने एक कागज आगे बढ़ाया। या तो ढाबा बंद करो या शहर छोड़ दो। आदिल के हाथ कांप गए। उसी शाम शहर में एक और हलचल मच गई। ढाबे पर भीड़ और बढ़ गई। लोग जानबूझकर वहां खाने आने लगे। नवाब के डर से नहीं, स्वाद के प्यार से। हबीब यह सब देख रहा था। उसके भीतर बरसों से दबा सच जागने लगा। रात को वह नवाब के पास गया। हुजूर, उसने कहा, अगर कोई गुनाह है तो मेरा है। आदिल ने वही किया जो मैंने सिखाया। नवाब ने उसे घूरा। तो राज तुमने बेचा? हबीब ने पहली बार सिर उठाकर कहा, राज मसालों में नहीं है, हुजूर। राज इस बात में है कि मटन किसके लिए पकाया जाता है। कमरे में सन्नाटा छा गया। नवाब को यह जवाब नागवार गुजरा। तुम भूल रहे हो, तुम मेरे नौकर हो। हबीब शांत स्वर में बोला, नौकर हूं पर इंसान भी हूं। अगले दिन नवाब ने बड़ा ऐलान करवा दिया। नवाब मंजिल की दावतें अब पहले से भी ज्यादा भव्य होंगी। दाम, दिखावा और शान सब बढ़ा दिए गए। उधर आदिल का ढाबा भी लोगों का अपना बनता जा रहा था। वहां मजदूर, रिक्शे वाले, यहां तक कि कुछ अमीर भी चोरी छिपे आने लगे। शहर दो हिस्सों में बंट गया था। एक तरफ शान, दूसरी तरफ इंसाफ। हबीब अब दो राहों के बीच खड़ा था। नवाब की वफादारी या अपनी सिखाई हुई सच्चाई। उसे पता था, अगला कदम उसकी जिंदगी ही नहीं, शाही मटन के राज का भी फैसला करेगा। शहर की हवा में अब सिर्फ मसालों की खुशबू नहीं थी, बल्कि टकराव की गंध भी थी।
एक तरफ नवाब मंजिल की चमकदमक, दूसरी तरफ आदिल का छोटा सा ढाबा। बराबरी का मटन। हबीब रात भर सो नहीं पाया। उसने अपनी पूरी जिंदगी नवाब की रसोई में गुजार दी थी, लेकिन पहली बार उसे लग रहा था कि वह सिर्फ मटन नहीं, अपने ज़मीर को भी पकाता रहा है। सुबह की अजान के साथ उसने फैसला कर लिया। वह सीधे नवाब सलीमुद्दीन खान के दीवान खाने पहुंचा। नवाब रेशमी गद्दों पर बैठे थे, सामने दावत की तैयारियां चल रही थीं। हुजूर, हबीब ने शांत लेकिन ठोस आवाज में कहा, आज से मैं आपकी रसोई में काम नहीं करूंगा। नवाब चौंक गए। क्या कहा? मैं इस्तीफा देता हूं, हबीब बोला। शाही मटन अब सिर्फ शान के लिए पकाया जाता है, इंसान के लिए नहीं। दीवान खाने में सन्नाटा छा गया। नवाब की आवाज सख्त हो गई। तुम जानते हो इसका मतलब क्या है? हबीब ने सिर झुकाया। हाँ, भूख, गरीबी और आजादी, तीनों। नवाब ने ताना मारा। तो जाओ, अपने ढाबे वालों के साथ रहो। हबीब ने आखिरी बार हवेली की ऊंची छतों को देखा और बाहर निकल गया। उसी दिन शाम को आदिल के ढाबे पर कुछ अलग ही नजारा था। हबीब खुद चूल्हे के पास खड़ा था। आदिल की आंखों में खुशी और डर दोनों थे। उस्ताद, आपने सब छोड़ दिया? हबीब मुस्कराया। सब नहीं बेटा, बस जंजीर छोड़ी है। उस शाम हबीब ने खुद मटन पकाया। न कोई शाही देग, न चांदी के बर्तन, बस मिट्टी का चूल्हा और सच्ची नीयत। जैसे ही पहली प्लेट निकली, लोग चुप हो गए। स्वाद वही था, शाही, लेकिन इस बार उसमें अपनापन भी था। खबर आग की तरह फैल गई। शाही मटन अब ढाबे पर मिल रहा है। भीड़ उमड़ पड़ी। अमीर भी आए, गरीब भी। किसी को कुर्सी मिली, किसी को जमीन, लेकिन प्लेट में सबको बराबर मटन। उधर नवाब मंजिल में दावत शुरू हुई। नया रसोइया मटन पका रहा था, वही मसाले, वही देग। नवाब ने कौर मुंह में रखा और तुरंत थूक दिया। ये शाही मटन नहीं है, उन्होंने गुस्से में कहा। किसी ने हिम्मत करके कहा, हुजूर, राज हबीब के हाथों में था। पहली बार नवाब को एहसास हुआ, सत्ता से स्वाद नहीं खरीदा जा सकता। दावत फीकी रही। मेहमान एक एक कर निकलने लगे। कई लोग सीधे आदिल के ढाबे की तरफ चले गए। कुछ दिन बाद शहर के अखबार में बड़ी सुर्खी छपी, शाही मटन का राज उजागर, मसालों में नहीं, इंसाफ में। नवाब मंजिल की रौनक धीरे धीरे बुझने लगी। हवेली खड़ी थी, लेकिन उसका रुतबा ढह चुका था। एक शाम नवाब खुद ढाबे पर आए, बिना अचकन, बिना शान। हबीब ने उन्हें देखा, चुपचाप एक प्लेट मटन परोसी। नवाब ने खाया। आंखें भर आईं। मैं हार गया, नवाब बोले। राज मैंने समझा ही नहीं। हबीब ने धीमे से कहा, राज कभी छुपाया नहीं था, हुजूर। आपने देखा नहीं। नवाब बिना कुछ कहे चले गए। वक्त बीतता गया। आदिल और हबीब का ढाबा शहर की पहचान बन गया। नाम वही रहा, बराबरी का मटन। हबीब अक्सर कहता, शाही वही है जो सबके लिए हो। और इस तरह शाही मटन का राज सबके सामने आ गया। असली शान मसालों में नहीं, इंसाफ, बराबरी और इंसानियत में होती है।